हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वेशंस। मान लेते हैं मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाती x + 2 = 1 और अगर मैं इसको सॉल्व करता तो x कितना हो जाता -1। अब यहीं पर अगर मैं इक्वल टू को रिप्लेस कर दूँ बाय ग्रेटर देन और बाय लेस देन, तो x + 2 > 1 और x + 2 < 1, दिस इज नोन एज इनइक्वेशंस। तो इनइक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी इक्वेशन में आपने इक्वल टू को रिप्लेस कर दिया बाय ग्रेटर देन और लेस देन। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन -1 और x इज लेस देन -1। जनरली इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइनाइट होते हैं एंड जनरली इन इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं। जनरली वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी हो सकती है जिनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो एंड सिमिलरली कुछ इन इक्वेशंस ऐसी भी हो सकती है जिनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइनाइट हो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो इक्वेशंस हमें सॉल्व करने के लिए मिलती है उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइनाइट होते हैं और जो इन इक्वेशंस हमें सॉल्व करने के लिए मिलती है उनमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइनाइट है तब तो मैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ कि x की ये वैल्यूज़ है जो उस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है तो मैं उसकी लिस्ट तो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ कि ये वो x है जो उस गिवन इन इक्वेशन को क्या कर रहे, सेटिस्फाई कर रहे। यानी कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मुझे कुछ नोटेशंस चाहिए या कुछ सिंबल्स चाहिए टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या समझना जरूरी है, नोटेशंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल केस 1, इफ x कैन हैव any value between a and b but x is neither equal to a nor equal to b, then it is denoted as x belongs to open interval a, b। तो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b का मतलब होता है कि x की वैल्यू a और b के बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन x ना तो a के इक्वल है ना ही b के इक्वल है। सेकंड केस, इफ x कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन a एंड b एंड x कैन ऑल्सो बी इक्वल टू a एंड b, यानी कि x a और b के बीच में कुछ भी हो सकता है, इवन x a के इक्वल भी हो सकता है और b के इक्वल भी हो सकता है, देन इट इज डिनोटेड एज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b। तो अब हमें मुद्दे की बात जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि अगर आपका वेरिएबल दो गिवन नंबर्स के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है लेकिन उन दो गिवन नंबर्स के बराबर नहीं हो सकता है, तो आप कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे, ओपन ब्रैकेट। लेकिन अगर वो बाउंड्रीज के बराबर भी हो सकता है तो फिर आप कौन सा ब्रैकेट यूज करोगे, क्लोज ब्रैकेट। थर्ड, अब मान लो कल को ऐसा हो जाए कि x a के इक्वल तो नहीं हो सकता है लेकिन b के इक्वल हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम a पर लगा देंगे ओपन ब्रैकेट और b पर लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, क्लोज्ड इंटरवल b। या फिर फोर्थ, मान लो कल को ऐसा हो जाए कि x a के इक्वल हो सकता है बट b के इक्वल नहीं हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम a पर लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट और b पर लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि जब भी x किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है तो या तो हमें ओपन ब्रैकेट यूज करना है या क्लोज ब्रैकेट यूज करना है। अब कहाँ पर ओपन आएगा या कहाँ पर क्लोज्ड आएगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि x खुद उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर x खुद उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो सकता है तो उस वैल्यू पर हम लगा देंगे क्लोज ब्रैकेट, लेकिन अगर x खुद उस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल
नहीं हो सकता है, तो उस पर हम लगा देंगे ओपन ब्रैकेट। फिफ्थ, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी कि x की वैल्यू a या a से बड़ी कुछ भी हो सकती है। अब a या a से बड़ी कुछ भी हो सकती है, यानी कि x कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो फिर मैं आंसर कैसे डिनोट करूंगा, x बिलोंग्स टू a कॉमा इन्फिनिटी। अब जाहिर सी बात है, कोई भी वेरिएबल कभी भी इन्फिनिटी के बराबर तो नहीं हो सकता है, तो इन्फिनिटी पर तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। लेकिन आपका x a के बराबर हो सकता था, तो a पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। सिक्स्थ, इफ x इज लेस देन a, यानी कि x a से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है। अब अगर x a से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। और अगर x माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है तो फिर मैं आंसर किसे डिनोट करूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा a। अब अगेन कोई भी वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी के बराबर तो हो नहीं सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी पर तो 100% कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। और x a के बराबर भी नहीं था, तो a पर भी कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट सेवंथ, अब मान लेते हैं x कोई ऐसा नंबर है जो या तो -2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, या फिर 5 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें वो -2 के इक्वल तो है बट 1 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली वो 7 के इक्वल तो है बट 5 के इक्वल नहीं है। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, x बिलोंग्स टू -2 कॉमा 1 यूनियन 5 7, यानी कि जब भी x 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग इंटरवल्स में लाई कर सकता है, तो उन सारे इंटरवल्स को कनेक्ट करने के लिए मैं उनके बीच में कौन सा सिंबल यूज़ करूँगा, यूनियन। बेसिकली यूनियन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट और कंडीशन। ऐसा हमने सेट्स में भी पढ़ा हुआ है। तो जो यूनियन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आपका x या तो -2 और 1 के बीच में हो सकता है, या फिर 5 और 7 के बीच में हो सकता है, तो इन दोनों इंटरवल्स को कनेक्ट करने के लिए मैं बीच में कौन सा सिंबल यूज करूंगा, यूनियन का। और बाकी कहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा और कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये तो वैसे ही डिसाइड होगा जैसे अभी तक डिसाइड हो रहा था। अगर x उस बाउंड्री वैल्यू के इक्वल हो सकता है तो वहां पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, और अगर x उस पर्टिकुलर बाउंड्री वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता है तो फिर वहां पर ओपन ब्रैकेट आएगा। 8th, इफ x कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम -3 to 10 एक्सेप्ट 0, 1 and 3, यानी कि x -3 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -3 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन x 0 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है और 10 नहीं हो सकता है। तो इसको मैं डिनोट कैसे करूँगा, x बिलोंग्स टू -3, 10। अब 10 के बराबर अगर नहीं हो सकता है तो मैं 10 पर कौन सा ब्रैकेट लगा दूंगा, ओपन ब्रैकेट। लेकिन 0, 1 और 3 को कैसे हटाऊंगा, तो हम क्या करेंगे, 0, 1 और 3 को एक सेट में डाल देंगे और उस पूरे सेट को इस सॉल्यूशन सेट में से माइनस कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 कॉमा ओपन इंटरवल 10 एक्सेप्ट सेट कंटेनिंग 0, 1 एंड 3। तो मेरा x -3 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -3 के इक्वल हो सकता है, 10 के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि 10 पर कौन सा ब्रैकेट लग गया, ओपन। और इस पूरे इंटरवल में से 3 वैल्यूज मैंने हटा दी एक सेट में रख के, वो कौन कौन सी हो गई, 0, 1 एंड 3। 9th, अब मान लेते हैं x कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 10 के बीच में भी होना चाहिए और साथ ही साथ 7 और 15 के बीच में भी होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर x को इन दोनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई करना है तो फाइनली मुझे वो x लेना पड़ेगा जो इन दोनों में कॉमन है। अब वो कौन से x होंगे, जो 2 और 10 के बीच में भी होंगे और 7 और 15 के बीच में भी होंगे। 100% वो x जो 7 और 10 के बीच में होंगे, यानी कि
मेरा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 7, 10। अगेन कहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा और कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये इस पर डिसाइड होगा कि x इन दोनों में से किस बाउंड्री के बराबर हो सकता है और किस बाउंड्री के बराबर नहीं हो सकता है। 10th, x इज लेस देन -2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब मुझे वो x लेना है जो -2 से छोटे भी हो और साथ ही साथ 3 से बड़े भी हो। अब ऑब्वियस सी बात है, ऐसी तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है जो -2 से छोटी भी हो और 3 से बड़ी भी हो। तो वो कौन से x होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, कोई नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता है जो -2 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो। तो अब ये बात तो हमने अच्छे से समझ ली है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस तरह के या कौन कौन से नोटेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं हमारी इन इक्वेशंस पर और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जो इन इक्वेशन समझनी है वो है रैशनल इन इक्वेशन। अब रैशनल इन इक्वेशन किसे कहते हैं, एनी इन इक्वेशन in the form of p of x divided by q of x greater than 0 or less than 0, where both p of x and q of x are polynomials in x. For example, मान लेते मुझे एक इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब सवाल क्या उठेगा, सवाल ये उठेगा कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट निगेटिव कब कब हो सकता है। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट निगेटिव कब कब हो सकता है, केस 1 कि फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव हो जाए और सेकंड फैक्टर निगेटिव हो जाए, यानी कि x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। अब सवाल उठता है वो कौन से x होंगे जो -1 से बड़े भी होते हैं और 3 से छोटे भी होते हैं। तो ऑफ कोर्स वो x जो -1 और 3 के बीच में होते हैं। तो मेरा x क्या हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा -1 to 3 क्लोज ब्रैकेट। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि पहला फैक्टर नेगेटिव हो जाए और दूसरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, यानी कि x प्लस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 and x minus 3 is greater than equal to 0. It implies x is less than equal to -1 and x is greater than equal to 3. अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से x होते हैं जो -1 से छोटे भी हो और 3 से बड़े भी हो। तो ऐसा तो कोई x होता ही नहीं है जो -1 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। अब दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के निगेटिव होने की केवल दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि पहला पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, या फिर पहला निगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों केस से मिलने वाले सारे आंसर्स का यूनियन। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, -1, 3 यूनियन 5 विच इज़ -1, 3। तो सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब जाहिर सी बात है कि x प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब x प्लस 2 और x माइनस 2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या फिर कल को इन तीनों का प्रोडक्ट निगेटिव कब होगा, जब x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, क्योंकि x प्लस 1 होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो आंसर इस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, यानी कि मुझे सॉल्व क्या करना है, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब अगेन दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, तो कितने केस बनेंगे, दो केस बनेंगे। पहला, या तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हो, यानी कि x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0
and x minus 2 is greater than 0, which implies x is greater than minus 2 and x is greater than 2. अब वो कौन से x होंगे जो माइनस 2 से भी बड़े होते हैं और 2 से भी बड़े होते हैं? ऑफ कोर्स जो x 2 से बड़े होते हैं. सेकंड केस कि दोनों फैक्टर्स क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, यानी कि x plus 2 is less than 0 and x minus 2 is less than 0, which implies x is less than minus 2 and x is less than 2. अब वो कौन से x होते हैं जो माइनस 2 से भी छोटे होते हैं और 2 से भी छोटे होते हैं? ऑफ कोर्स जो माइनस 2 से छोटे होते हैं. और कोई केस तो बनेगा नहीं. तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया, इन दोनों केसेस का यूनियन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी. नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं. x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0. अब ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होगा? केस 1, तीनों फैक्टर्स क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, यानी कि x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, which implies x is greater than minus 1, x is greater than 3 and x is greater than 2. अब वो कौन से x होंगे जो माइनस 1 से भी बड़े हो, 3 से भी बड़े हो और 2 से भी बड़े हो? ऑफ कोर्स वो x जो कि 3 से बड़े है. सेकंड केस क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर के दोनों फैक्टर्स निगेटिव हो और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर पॉजिटिव हो, यानी कि x plus 1 is less than 0, x minus 3 is less than 0 and x minus 2 is greater than 0, which implies x is less than minus 1, x is less than 3 and x is greater than 2. अब वो कौन से x होंगे जो माइनस 1 से भी छोटे हो और 3 से भी छोटे हो? ऑफ कोर्स वो x जो माइनस 1 से छोटे है, लेकिन जो x माइनस 1 से छोटे हैं वो 2 से बड़े नहीं हो सकते, यानी कि ऐसा कोई x होगा ही नहीं जो माइनस 1 से छोटा भी हो और 2 से बड़ा भी हो. देन थर्ड केस. अब थर्ड केस क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर में फर्स्ट फैक्टर पॉजिटिव हो, सेकंड फैक्टर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर नेगेटिव हो, यानी कि x plus 1 is greater than 0, x minus 3 is less than 0 and x minus 2 is less than 0, which implies x is greater than minus 1, x is less than 3 and x is less than 2. अब वो कौन से x होंगे जो 3 से भी छोटे होंगे और 2 से भी छोटे होंगे? ऑफ कोर्स वो x जो कि 2 से छोटे है, लेकिन x माइनस 1 से बड़ा भी है. तो फाइनली कौन से x लेना है जो माइनस 1 से बड़े हो और 2 से छोटे हो? तो मेरा x क्या हो जाएगा, माइनस 1 और 2 के बीच में. अब एक और केस क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर का फर्स्ट फैक्टर नेगेटिव हो जाए, सेकंड फैक्टर पॉजिटिव हो जाए और डिनोमिनेटर वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाए, यानी कि x प्लस 1 इज लेस देन 0, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 इज लेस देन 0, which implies x is less than minus 1, x is greater than 3 and x is less than 2. अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से x होते हैं जो माइनस 1 से भी छोटे होते हैं और 2 से भी छोटे होते हैं? ऑफ कोर्स वो x जो माइनस 1 से छोटे होते हैं, लेकिन जो x माइनस 1 से छोटे होते हैं वो 3 से बड़े नहीं हो सकते, यानी कि ऐसा कोई x हो ही नहीं सकता है जो माइनस 1 से छोटा भी हो और 3 से बड़ा भी हो. और कोई केस तो बनेगा नहीं. तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, इन सारे केसेस का यूनियन, यानी कि माइनस 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. और जैसा कि मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ कि कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, कहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि x उस बाउंड्री वैल्यू के इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है. इस वाले सवाल में तो इक्वल होने का सवाल उठता ही नहीं है, क्योंकि आपकी इन इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही नहीं. आपकी इन इक्वेशन में केवल क्या है, ग्रेटर देन 0. तो सारे के सारे ब्रैकेट क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे. अगले एग्जाम्पल पर आते हैं. x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि ये इन इक्वेशन
लेस देन इक्वल टू 0 कब कब हो सकती है? पहला केस, न्यूमरेटर के दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हो, डिनोमिनेटर में पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। सेकंड केस, न्यूमरेटर के तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव ही हो, डिनोमिनेटर में पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। केस 3, न्यूमरेटर के दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हो जाए, डिनोमिनेटर का पहला पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए। केस 4, न्यूमरेटर के तो दोनों नेगेटिव ही रहे लेकिन डिनोमिनेटर का पहला नेगेटिव रहे और दूसरा पॉजिटिव रहे। केस 5, न्यूमरेटर का पहला पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव रहे। केस 6, न्यूमरेटर का पहला नेगेटिव हो जाए दूसरा पॉजिटिव हो जाए लेकिन डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव रहे। केस 7, न्यूमरेटर का पहला पॉजिटिव हो जाए दूसरा नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हो जाए। और आखिरी केस कि न्यूमरेटर का पहला फैक्टर नेगेटिव है दूसरा फैक्टर पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर के दोनों नेगेटिव है। यानी कि मुझे टोटल कितने केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे? 8। और हर केस में मिलने वाले x का फाइनली क्या लेना पड़ेगा? यूनियन, तब जाके मुझे फाइनल आंसर मिलेगा। अब अभी तक हमने ऑब्जर्व क्या किया है कि जब मेरे पास 2 फैक्टर्स थे तब केसेस कितने बने थे? 2। जब मेरे पास 3 फैक्टर्स थे तब केसेस कितने बने थे? 4। और जब मेरे पास 4 फैक्टर्स थे तब केसेस कितने बन गए हैं? 8। यानी कि इन जनरल जब भी हमारे पास n फैक्टर्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाते हैं? 2 टू द पावर n-1। अब हर बार इतने सारे केसेस बना करके सॉल्व करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने इस तरह की बहुत सारी इन इक्वेशंस को सॉल्व किया और उनको सॉल्व करके ये पता करने की कोशिश करी कि उन सभी इन इक्वेशंस के फाइनली जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो किस कॉमन रूल को या किस कॉमन पैटर्न को हमेशा सेटिस्फाई कर रहे हैं। और उस रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करने के बाद हमने एक नई मेथड डिफ़ाइन कर दी जिससे कि हम इन सारे केसेस को बार बार बनाने की मेहनत से बच जाए। और वो मेथड क्या थी? वो मेथड थी वेवी कर्व मेथड और मेथड ऑफ इंटरवल। अब वेवी कर्व मेथड क्या है? मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक रैशनल इन इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 6 + x - x² अपॉन x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, जिसे आपको सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? स्टेप 1, फैक्टराइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फैक्टराइज करने के बाद क्या बन जाएगा? x + 2 × 3 - x by x + 1 लेस देन इक्वल टू 0। देन स्टेप 2, प्लीज़ इंश्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स। यानी कि जितने भी फैक्टर्स है सभी में x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 - x में x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। तो हमें इस पूरी इन इक्वेशन को एक माइनस से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 3 - x क्या बन जाए? x - 3 बन जाए। लेकिन जब भी हम पूरी इन इक्वेशन को एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इट मीन्स लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में या फिर ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में। क्यों? क्योंकि इफ a is less than b then -a is greater than -b। Step 3, calculate roots corresponding to each factor। हर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग रूट कैलकुलेट कर लो। तो x + 2 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा? -2। x - 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा? 3। और x + 1 के करस्पॉन्डिंग कितना आएगा? -1। स्टेप 4, लोकेट ऑल रूट्स ऑन रियल नंबर लाइन। यानी कि आप सभी रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। देन स्टेप 5, ऑन द राइट साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रूट पुट प्लस साइन एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चेंज द साइन अल्टरनेटली बिटवीन ईच रूट।
यानी कि आप ग्रेटेस्ट रूट के राइट साइड में प्लस साइन रख दीजिए और फिर अल्टरनेटली हर रूट के बाद उस साइन को चेंज करते जाइए। देन स्टेप 6, प्लस गिव्स यू सॉल्यूशन फॉर ग्रेटर देन 0 एंड माइनस गिव्स यू सॉल्यूशन फॉर लेस देन 0। आपकी इन इक्वेशन क्या बन गई थी? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आपको सॉल्यूशन किसके लिए चाहिए थे? ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए थे। तो आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपको प्लस साइन दिख रहा है। तो प्लस साइन कहाँ कहाँ दिख रहा है? -2 से -1 के बीच में और 3 से इन्फिनिटी के बीच में। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया? -2 से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा और कहाँ कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब जाहिर सी बात है, इन्फिनिटी पर तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट आता है? ओपन ब्रैकेट आता है। अब -2 और 3 ये दोनों कहाँ पर है? न्यूमरेटर में है। तो x -2 के इक्वल हो सकता है और 3 के इक्वल भी हो सकता है, बिकॉज इक्वल टू 0 इज अलाउड। तो -2 और 3 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज ब्रैकेट आएगा। लेकिन x -1 के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x -1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो -1 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा? ओपन ब्रैकेट आएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? Always eliminate values of variables from solution at which denominator becomes 0। आपको कभी भी अपने सॉल्यूशन में x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रखना है जिस पर डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना हो रहा हो? 0 हो रहा हो। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, साइन डज नॉट चेंज अबाउट द रूट करस्पॉन्डिंग टू अ फैक्टर विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते मेरे पास एक रैशनल इन इक्वेशन है 6 + x - x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर + 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मुझे इसे वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करना है तो स्टेप 1, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? फैक्टराइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कितना आएगा? x + 2 इंटू 3 - x डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स। तो इस 3 - x को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? x - 3 में। तो मैं पूरी इन इक्वेशन को एक माइनस से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं पूरी इन इक्वेशन को एक माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ग्रेटर देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टेप 3, कैलकुलेट रूट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच फैक्टर। तो वो क्या आएंगे? -2, -1 एंड 3। देन स्टेप 4, लोकेट ऑल रूट्स ऑन रियल नंबर लाइन, मीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन स्टेप 5, put plus sign on the right side of greatest root and then change the sign alternately between the each root। लेकिन -1 के अबाउट साइन चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि -1 जिस फैक्टर से आया है x + 1 का होल स्क्वायर, दैट फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आंसर उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि आपकी पूरी इन इक्वेशन पॉजिटिव कब होगी? जब x + 1 के होल स्क्वायर के अलावा बाकी सब मिलकर पॉजिटिव होंगे। और आपकी पूरी इन इक्वेशन नेगेटिव कब होगी? जब x + 1 होल स्क्वायर के अलावा बाकी सब मिलकर नेगेटिव होंगे। तो आपका आंसर x + 1 होल स्क्वायर पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो x + 1 होल स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो रूट है -1, उसके अबाउट साइन चेंज ही नहीं होगा। तो अगर उसके पहले माइनस था तो बाद में भी माइनस होगा, और उसके पहले अगर प्लस था तो बाद में भी प्लस ही होगा। देन स्टेप 6, हमें सॉल्यूशंस काई के लिए चाहिए थे? लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो हमें ये देखना है कि माइनस कहाँ कहाँ पर दिख रहा है। तो माइनस कहाँ दिख रहा है?
-2 से 3 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2, 3। अब ये देखना है कि कहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा और कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब क्योंकि -2 और 3 ये दोनों कहाँ पर है, न्यूमरेटर पे है, और इनइक्वलिटी में 0 अलाउड है, तो दोनों पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। लेकिन -1 पर डिनोमिनेटर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता है, तो एक -1 को हमें आंसर में से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। चलो एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। x+3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय x+1 इंटू 2 माइनस एक्स लेस देन 0। अब स्टेप 1, फैक्टराइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है। स्टेप 2, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स है जहाँ पर x निगेटिव है, एक हो गया 4 माइनस एक्स और एक हो गया 2 माइनस एक्स, तो दोनों में एक माइनस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। बट इन इक्वेशन में जब भी एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। बट हमने कितने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो साइन चेंज होगा ही नहीं। स्टेप 3, कैलकुलेट रूट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच फैक्टर। तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, -3, -1, 1, 2 एंड 4। देन स्टेप 4, locate all roots on real number line, that is in increasing order. Then step 5, put plus on right side of greatest root and change the sign alternately। लेकिन 1 के अबाउट साइन चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि 1 जिस फैक्टर से आया है दैट फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देन स्टेप 6, हमें इन इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करना था, लेस देन 0 के लिए। तो हमें ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है। अब माइनस साइन कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, -3 से -1 और 2 से 4। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -3 से -1 यूनियन 2 से 4। अब सवाल उठता है कि कहाँ कहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा और कहाँ कहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, लेकिन हमारी इन इक्वेशन में इक्वल टू 0 है ही नहीं। तो अगर हमारी इन इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू 0 है ही नहीं, केवल लेस देन 0 है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा।